Hello, students. In this video, we'll discuss chapter number 3, the American Civil War. बेटा वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान लड़ने लगे हैं, रशिया और यूक्रेन जो अभी लड़ ही रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे वॉर। पर कितनी बार बेटा हमने ऐसे देखा है कि एक ही कंट्री में लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया एक कंट्री का दूसरे एरिया के साथ फाइट करने लग जाता है, इसे कहते हैं सिविल वॉर। जब एक ही कंट्री में दो शक्तियां आपस में लड़ें तो वो क्या होगा, सिविल वॉर। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडियंस के साथ, साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों के साथ लड़ने लग जाएं तो इसे क्या कहेंगे, सिविल वॉर। पर हमारी कंट्री में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम लोग आपस में कभी लड़ते वड़ते हैं ही नहीं। चलो, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स आपस में लड़ाई करेंगे, और क्योंकि वो एक कंट्री के आप स्टेट्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सिविल वॉर। बेटा इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देखेंगे सिविल वॉर, फिर इस सिविल वॉर के कारण क्या क्या थे, कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए, रिजल्ट क्या हुए वॉर के, और फिर अब्राहम लिंकन और उनका रोल। बेटा अमेरिकन सिविल वॉर बिना अब्राहम लिंकन के पूरा हो ही नहीं सकता। द सिविल वॉर 1861 टू 1865, जो अमेरिकन सिविल वॉर था इसे वॉर बिटवीन स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो नदर्न स्टेट्स थे वो सदर्न स्टेट्स के साथ लड़ रहे थे, इसीलिए इन्हें क्या भी कह सकते हैं हम, वॉर बिटवीन स्टेट्स। ये कब बिगिन हुआ, 1861 में। कब ख़त्म हुआ, 1865 में। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है बच्चा, पूरे अमेरिकन इतिहास में, पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में जो अमेरिकन सिविल वॉर हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों साइड से बढ़िया सारे मॉडर्न वॉरफेयर मशीनरीज के यूज़ के साथ ये युद्ध हो रहा था। और सिर्फ किस इशू से ये स्टार्ट हुआ था, स्लेवरी, गुलामी प्रथा की वजह से ये स्टार्ट हुआ था, बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सदर्न स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स बोले तो इस जो नदर्न स्टेट्स थे वो भी स्लेवरी के अगेंस्ट में थे, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थे। जो सदर्न स्टेट्स थे वो टूट के अलग जाने लग गए थे, सिसीड हो गए थे यूनियन से, और इन्होंने अपना ही एक अलग कंट्री, अलग स्टेट बना लिया था जिसे कहते थे कन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब स्लेवरी इतनी ज़्यादा पसंद करते थे साउथ के लोग कि उन्होंने बोला अगर नॉर्थ स्लेवरी बैन करेगा तो हम तो अलग हो जाते हैं, और वो अलग हो गए। सिसीड होने का मतलब होता है टूट के अलग हो जाना, और क्या बन गए, कन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर बेटा हम पूरी अमेरिकन हिस्ट्री को देखें तो सबसे ज़्यादा लॉस अगर अमेरिकन की लाइफ का हुआ है, लाइफ्स का हुआ है, तो वो किस में हुआ है, सिविल वॉर में हुआ है। द सिविल वॉर कॉस्ट मोर अमेरिकन लाइफ्स दैन एनी अदर वॉर इन हिस्ट्री में किसी वॉर में इतने अमेरिकन की डेथ नहीं हुई जितनी किस में हुई, सिविल वॉर में हुई। जो सिविल वॉर था वो इंडस्ट्रियलाइज नदर्न स्टेट्स और एग्रीकल्चरल सदर्न स्टेट्स के बीच में हो रहा था। अमेरिका में जो नदर्न स्टेट्स थे वो इंडस्ट्रियलाइज थे उनके, और अमेरिका के सदर्न स्टेट्स जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके बीच में ये वॉर चल रहा था। नॉर्थ में इंडस्ट्री ज़्यादा थी, साउथ में एग्रीकल्चर ज़्यादा था। ये जो वॉर था इसने नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी को थ्रेटन किया। पर ड्यू टू डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की जो लीडरशिप थी बहुत ही डायनेमिक थी, और इस वजह से यूनियन सेव रहा, नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टूट के अलग हो गया होता। पर ये तो तारीफ है अब्राहम लिंकन की कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और अमेरिका को बचाए रखा। क्या कॉजेज थे सिविल वॉर के, तो पहला कारण हम डिस्कस कर सकते हैं, जो फोरमोस्ट रीज़न था, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी रीज़न का था, वो था स्लेवरी। देखो अर्ली 1800 में जो नदर्न स्टेट्स थे वो फार्मिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, मतलब फार्मिंग थोड़ी सी कम कर दी, धीरे धीरे करके ख़त्म कर दी और पूरा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने लगे। पर जो सदर्न स्टेट्स थे वो अभी भी फार्मिंग पर ही बेस्ड थे, फार्मिंग ही वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। सदर्न के जो फार्मर्स थे, सदर्न फार्मर्स मतलब जो फार्मर्स सदर्न स्टेट्स में थे वो कॉटन और टबैको ग्रो करते थे, ठीक है। अब जब वो कॉटन और टबैको ग्रो करते थे तो उसके लिए उन्हें जो लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, वो काम किससे करवाते थे बच्चा, स्लेव्स से। मतलब सदर्न स्टेट्स में स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा था, एग्रीकल्चर में वो ग्रो कर रहे थे कॉटन और टबैको, और इसके लिए जितने भी लोगों की ज़रूरत होती थी वो ज़रूरत पूरी करते थे स्लेव्स, ठीक है। उनकी फील्ड में कौन काम करते थे बेटा, स्लेव्स।
बेटा नदर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत थे। नदर्न स्टेट और सदर्न स्टेट्स के जो ओपिनियन थे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे एक दूसरे से रिगार्ड द इशू ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को लेके नदर्न स्टेट सोचते थे कि नहीं यार स्लेव्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए जैसे हो रहा है। पर सदर्न स्टेट्स के लोग बोलते थे भाई हमारा तो पूरा इनकम उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, और उनके पास वहाँ पर भी करने को कुछ नहीं था तो एटलीस्ट हम उन्हें काम दे रहे हैं, 2 टाइम का खाना दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के व्यूज़ डिफरेंट थे स्लेवरी को लेके। जो स्लेवरी थी वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बनती गई साउथ में। जो नदर्न स्टेट्स थे वो कंपैरेटिवली प्रॉस्पर थे सदर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था। तो नदर्न स्टेट्स तो प्रॉस्पर होते जा रहे थे और सदर्न स्टेट्स कंट्रोवर्सी में आ गए थे स्लेवरी को लेकर के, और उतने रिच भी नहीं थे जितने नदर्न स्टेट्स हैं। तो जो सदर्न स्टेट्स थे वो जनरली बैकवर्ड होते गए। जो नदनर्स थे मतलब नॉ नदर्न स्टेट्स में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, नदनर्स shunned slavery and considered it a blot on the name of the country। जो नदनर्स थे वो स्लेवरी से बहुत दूर रहे, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन रखा कि भाई हम हमारे स्टेट में तो स्लेवरी को नहीं आने देंगे। शर्न करना मतलब छोड़ देना, दूर रहना, किसी काम को ना करना। तो नदनर स्लेवरी के अगेंस्ट में थे बिल्कुल, इसलिए वो स्लेव्स से कोई काम नहीं करवाते थे, वर्कर्स उनके पास थे, स्लेव्स नहीं थे। शर्न मतलब दूर रहना, त्याग देना, छोड़ देना। एंड कंसिडर्ड इट अ ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा, कलंक। तो वो बोलते थे कि भैया स्लेवरी तो कंट्री में होनी नहीं चाहिए, तो दाग की तरह है, धब्बे की तरह है, हमारी कंट्री का नाम खराब कर रही है। पर सदनर्स के लिए स्लेव्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, वाइटल रोल था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करते थे स्लेव सदनर्स के लिए उनकी इकॉनमी में। देखो बड़े बड़े प्लांटेशन थे कॉटन के, टबैको के, शुगर केन के सदर्न एरिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो कंप्लीटली बेस करते थे स्लेव लेबर पे। बेटा आप टबैको ग्रो करो, शुगर कैन ग्रो करो, कॉटन ग्रो करो, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। बिना स्लेव लेबर के एग्रीकल्चर बुरी तरीके से सफ़र कर सकता था साउथ में। तो वो लोग चाहते थे स्लेवरी होनी चाहिए, पर नदर्न स्टेट्स बोल सकते थे नहीं ये तो ब्लॉट है, धब्बे की तरह है, इसको हट जानी चाहिए। फिर एंटी स्लेवरी मूवमेंट आई, कब आई, 1840 में, जो कि ग्रेट थ्रेट थी साउथ के लिए। साउथ के लोग ये जो एंटी स्लेवरी मूवमेंट चल रही थी इससे बहुत नाराज़ थे, बहुत गुस्सा थे कि ये लोग नॉर्थ के लोग पागल हो गए हैं, खुद तो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, अभी हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हमारे यहाँ से स्लेव्स को निकाल लेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स का क्या होगा, हम तो काम भी नहीं कर पाएंगे। और ये इशू धीरे धीरे करके इतना कंट्रोवर्शियल बन गया कि धीरे धीरे सिविल वॉर इनएविटेबल हो गया। ऐसा लगने लगा कि भैया इस इशू पर सिविल वॉर तो होगा ही होगा। जो बेटा रिपब्लिकन पार्टी को बनाया था किसने, नॉर्थनर्स ने, नॉर्थ में रहने वाले लोगों ने, जो स्लेवरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जो पब्लिक थी उसने भी डिटेस्ट करना चालू कर दिया इस स्लेवरी की प्रैक्टिस को, और बोला कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है, स्लेवरी तो होनी ही नहीं चाहिए। 1852 में जो पब्लिक फीलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थी स्लेवरी के, और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है एक बुक को पढ़ के, एक नॉवल को पढ़कर। जो नॉवल लिखा था हैरियट बिचर ने, हैरियट बिचर स्टो, ठीक है। देखो वैसे ही हम लोग स्लेवरी के अगेंस्ट में हैं, फिर एक ऐसी कोई बुक आ जाए, ऐसा कोई नॉवल आ जाए जो आपको और डीप में समझा पाए कि स्लेवरी कितनी कितनी अनएक्सेप्टेबल है, तो देखो लोगों के बीच में इसके भी लिए अवेयरनेस तो बढ़ जाएगी। 1852 में पब्लिक फीलिंग जो थी स्लेवरी के अगेंस्ट में वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई जब हैरियट बिचर स्टो की नॉवल आई जिसका नाम था अंकल टॉम्स कैबिन, जो ये दिखाती थी कि स्लेवरी का अगली साइड कितना डेंजरस है, कितना भयावह है, कितना बुरा है। नाउ क्वेश्चन ऑफ स्टेट्स। तो बेटा स्लेवरी एक अकेला मुद्दा नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो दूसरी प्रॉब्लम ये थी क्वेश्चन ओवर स्टेट्स राइट्स, ये भी सिविल वॉर का एक कारण था। जो सदर्न स्टेट्स थे वो चाहते थे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है कोई इंटरफेरेंस ना करे स्टेट के अफेयर में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजंस खुद ले, वो अपने सारे डिसीजंस खुद लेगी। सेंट्रल मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई इंटरफेरेंस ना करे। दे रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी फेडरल लॉ व्हेन दे डिड नॉट लाइक। वो चाहते थे कि हमारे पास एक राइट रिजर्व रहे कि अगर कोई फेडरल लॉ बने जो हमें पसंद ना हो तो हम उसे रिजेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर एक दूसरा जो मेजर इशू था वो ये था क्वेश्चन ऑफ स्टेट्स राइट, कि भाई स्टेट के पास राइट है कि नहीं है कि वो फेडरल की जो बात अच्छी ना लगे उसे मना कर दें, कि फेडरल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ेगा। तो ये भी एक थोड़ी सी बात थी।
जो सदर्न स्टेट्स थे वो चाहते थे कि उनके पास ये राइट रहे कि वो फेडरल लॉ को रिजेक्ट कर सकें अगर वो उन्हें पसंद ना आए तो। इलेक्शन ऑफ 1860, 1860 में जो नॉमी थे रिपब्लिकन पार्टी के वो थे अब्राहम लिंकन, जो प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के। क्योंकि लिंकन हमेशा से स्लेवरी के अगेंस्ट में बोलते रहे, तो जो सदर्न स्टेट्स के लोग थे वो अब्राहम लिंकन को थ्रेट की तरह देखते थे, ठीक है, पसंद बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। अब हम देखेंगे सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है टूट के अलग हो जाना। जैसे ही अब्राहम लिंकन इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट नवंबर 1860 में, 1860 में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो जो सदर्न स्टेट्स के लोग होते हैं, जैसे कि कौन से सदर्न स्टेट्स, कैरोलिना, मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसियाना, टेक्सास, ये सीट कर जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं किससे, यूनियन से। और ये लोग अपना अलग नया नेशन बना देते हैं जिसका नाम होता है कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, उस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1860 में कुछ सदर्न स्टेट्स टूट के अलग हो जाते हैं जिनका नाम होता है कैरोलिना, मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसियाना, टेक्सास, ये टूट जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये अपना नेता चुन लेते हैं प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस को। बेटा जैसे ही ये जो स्टेट्स होते हैं ये यूनियन को लेफ्ट करते हैं ना, तो ये सारी फेडरल प्रॉपर्टी को अपनी बॉर्डर्स में कर लेते हैं। जब कॉन्फेडरेट स्टेट्स बॉम्बार्ड करते हैं फोर्ट सुम्टर पे, तो पहली बात ध्यान से सुनो, लिंकन की तरफ से पहली वॉर चालू नहीं हुई है, यूनियन ने वॉर चालू नहीं की। वॉर चालू किसने की है, कॉन्फेडरेट्स ने। कॉन्फेडरेट्स ने पहले बॉम्बार्डिंग स्टार्ट की फोर्ट सुम्टर पे। तो जो प्रेसिडेंट लिंकन थे उन्होंने एक ब्लॉकेट लगा दिया सदर्न फोर्ट्स पे, और यहीं से सिविल वॉर की स्टार्टिंग होती है 12 अप्रैल 1861 से। ठीक हुई बात। तो बेटा ये वॉर थोपा गया था यूनियन के ऊपर, यूनियन ने खुद से वॉर नहीं किया था, ध्यान रखना इस बात को। कॉन्फेडरेट स्टेट्स ने पहले बम्बार्डिंग की। अगर हम मेन इवेंट्स की बात करें कि वॉर में मेन इवेंट्स क्या हुए, तो जो साउथ था उसने फोर्स किया था भैया इस वॉर को, किसके ऊपर फोर्स किया था, यूनियन के ऊपर। अब्राहम लिंकन ने एक प्रोक्लेमेशन फॉर एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स बनाया। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, एमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, और प्रोक्लेमेशन मतलब होता है उद्घोषणा। तो गुलामों की मुक्ति की उद्घोषणा किसने की, अब्राहम लिंकन ने। उन्हें इसीलिए ग्रेट एमेंसिपेटर भी कहा जा सकता है। ये वॉर 4 साल तक चला और साउथ ने फाइनली सरेंडर किया, मतलब यूनियन जीता, कॉन्फेडरेट्स हारे। जनवरी 1863 में जो लिंकन थे उन्होंने स्लेवरी को फाइनली एबलिश कर दिया। अच्छा बेटा, लिंकन सिर्फ स्लेवरी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, लिंकन यूनियन को प्रिजर्व करने के लिए भी लड़ाई कर रहे थे। लिंकन का कहना ये था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे जिन्होंने लड़ाई करके ब्रिटिशर्स से इतना बढ़िया यूनियन बनाया, और ये यूनियन छोटी सी बात पे टूट जाए, साउथ के पास क्या अकेले राइट है कि वो यूनियन को तोड़ दे, ठीक है। तो जो सिसीडिंग स्टेट्स थे उन्हें रिबेल्स की तरह देखा गया। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमेंसिपेशन था उसने इम्पॉसिबल कर दिया लिबरल कंट्री के लिए टू गो टू वॉर ऑन बिहाफ ऑफ स्लेवरी। मतलब ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमेंसिपेशन अब्राहम लिंकन ने इशू किया, इसके बाद कोई भी लिबरल कंट्री स्लेवरी की बात कहने या स्लेवरी को जायज़ ठहराने तो नहीं आएगी। इसके बाद जो वॉर था वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फेडरेसी को सीज करने के लिए रहा, ठीक है। जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ एमेंसिपेशन यूज़ होता है उसके बाद कोई भी लिबरल कंट्री वॉर की तरफ नहीं जा सकती ऑन बिहाफ ऑफ स्लेवरी, क्योंकि इसके बाद जो वॉर था वो सिर्फ किसके लिए बचा था बेटा, कॉन्फेडरेसी के लिए बचा था। ये जो वॉर होता है वो 1865 में ख़त्म होता है। कहाँ पर ख़त्म होता है, एपोमेटॉक्स में, जहाँ पर कमांडर इन चीफ जो थे कॉन्फेडरेट आर्मी के, जिनका नाम था रॉबर्ट ई ली, सरेंडर करते हैं यूनियन कमांडर यूलिसिस एस ग्रैंट के सामने। द लेटर वेंट ऑन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और बाद में वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं यूएसए के। तो वॉर ख़त्म होता है 1865 में, कहाँ पर, एपोमेटॉक्स में, जहाँ पर कमांडर इन चीफ जो होते हैं कॉन्फेडरेट आर्मी के, जिनका नाम था रॉबर्ट ई ली, वो सरेंडर कर देते हैं यूनियन कमांडर के सामने जो होते हैं यूलिसिस एस ग्रैंट, और बाद में ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं यूएसए के। रिजल्ट क्या हुए इस वॉर के बच्चों, जितनी भी फाइटिंग थी वो सदर्न सॉइल पे हुई, जिसकी वजह से डैमेजेस साउथ में ज़्यादा हुए।
ये वो पीरियड था जब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो इस रिकंस्ट्रक्शन के पीरियड में फ्यू डिकेड्स लगे जो सदर्न स्टेट्स थे वो अपने वूंड्स को रिकवर कर पाए। थोड़े टाइम के बाद सिविल वॉर से जो उनको नुकसान हुआ वो इतनी ईजिली रिकवर नहीं होने वाला था, पर थोड़े टाइम में रिकवर हो ही गया। मतलब सदर्न स्टेट्स को कुछ डिकेड्स, कुछ 10, 20, 50 साल लग गए इस वॉर के लॉसेस को कवर करने में, अपने आप को रिकवर करने में। स्लेवरी एबलिश हो गई यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो प्रॉब्लम थी सेसेशन की वो भी ख़त्म हो गई। जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम अथॉरिटी बनी यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो सिविल वॉर था स्पेडेड अप इकोनॉमिक रिवोल्यूशन ऑफ द कंट्री ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। और इसके बाद में बेटा जो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन था वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा, है ना। मतलब इस हद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्रो हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अनप्रेसिडेंटेड स्केल से स्पीड अप हुआ। फिर से सुनो इस पॉइंट को, जो स्लेवरी थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में पूरी तरह बैन हो गई। जो सेसेशन का प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया, फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम पावर बन गई, और जो सिविल वॉर था उसके बाद तो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन और तेज़ी से बढ़ने लग गया, इस हद तक कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अनप्रेसिडेंटेड स्केल, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। अब्राहम लिंकन एंड हिज रोल इन सिविल वॉर। अब्राहम लिंकन 1809 से 1865, बर्थ ईयर डेथ ईयर दोनों दिए हैं। 16 प्रेसिडेंट बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। बिकेम द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द मोस्ट क्रूशल पीरियड, और ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं वो अमेरिकन हिस्ट्री का बहुत क्रूशल पीरियड रहता है, जब यूनियन टूट रहा होता है, सिविल वॉर हो रहा होता है, और कंट्री बहुत ही ज़्यादा चेतावनियों से भरी पड़ी हुई होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। जब कोई सपोर्ट ही नहीं था साउथ में, अब्राहम लिंकन के लिए कोई सपोर्ट नहीं था साउथ में, फिर भी लिंकन नॉर्थ से ही जीत के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब साउथ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता फिर भी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब इतना नॉर्थ के लोग लिंकन को सपोर्ट करते हैं कि साउथ के लोगों के वोट ना मिलने के बाद भी लिंकन जीत जाते हैं। ये नेशन को पीस देते हैं, रीयूनियन देते हैं। ही स्ट्रक अ डेथ ब्लो टू स्लेवरी, स्लेवरी को बुरी तरह ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती है, ग्रेटनेस भी इनकी बढ़ती जाती है। ये नेशन को सर्व करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ। बहुत ही बढ़िया ऑरेटर होते हैं, मतलब इनके स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो गेटिसबर्ग में स्पीच दी हुई है ये हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट स्पीचेस में से एक है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की ही हिस्ट्री में नहीं बेटा, ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी स्पीचेस होती हैं उसमें गेटिसबर्ग को याद किया जाता है। ये जो आदमी थे ये केंटकी में जन्मे थे 1809 में। ही सर्व्ड एज इलिनॉइस लेजिस्लेचर फॉर 8 ईयर, 8 ईयर तक इन्होंने इलिनॉइस लेजिस्लेचर को सर्व किया। इनके जो व्यूज़ थे स्लेवरी के लिए बहुत ही अच्छे कभी भी नहीं रहे बेटा, हमेशा ख़राब रहे। ये स्लेवरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये कभी भी स्लेवरी की बात नहीं करते थे, ये स्लेवरी के हमेशा अगेंस्ट में रहे। इसीलिए जो सदर्न स्टेट्स के लोग थे ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सदर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे हिज व्यूज़ अगेंस्ट स्लेवरी, क्योंकि ये स्लेवरी के अगेंस्ट में बात करते थे तो सदर्न के स्टेट्स इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 1861 में इन्हें जब प्रेसिडेंट बनाया गया तो सदर्न स्टेट्स के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और वो टूट के अलग हो जाते हैं। ही टुक ऑफिस एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड फॉट अ वॉर टू सेव यूनियन एंड टू एबलिश स्लेवरी। सदर्न स्टेट्स जैसे ही टूट के अलग जाते हैं वो फोर्ट चुमटा पे अटैक करते हैं। उसके बाद अब्राहम लिंकन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, स्लेवरी को बैन कर देते हैं, यूनियन को बचा के रख लेते हैं। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर ख़त्म। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था ये। आई होप कि तुम्हें भी समझ में आया होगा।